एक दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक मॉन्स्टर यानी राक्षस बताया था। लेकिन अब भारत में मौजूद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद अपना पहला बयान जारी किया है, औपचारिक बयान, जो उनके बेटे सजीव वाजिद की तरफ से आया है। और इस अपने बयान में शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को जलाकर उनका अपमान किया है और अब वो अपने लिए बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती है। तो पहला पॉइंट ये है कि अब शेख हसीना खुद ये कह रही हैं कि वो इस पूरे हालात का शिकार हुई हैं और बांग्लादेश की जनता से वो इंसाफ चाहती हैं, बांग्लादेश के लोगों से चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। यानी एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अब वापस जनता की अदालत में जा रहा है और बांग्लादेश की जनता से ही इंसाफ मांग रहा है। हालांकि इस बयान में उन्होंने कहीं भी अपने खिलाफ किसी भी साजिश की कोई बात नहीं लिखी है और ना ही इसमें उन्होंने कहीं भी अमेरिका का कोई जिक्र किया है, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उसी ने यानी अमेरिका ने ही सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अपना नेवल बेस बनाने के लिए शेख हसीना की सरकार को गिराया है। अभी तक यही आरोप लगातार लग रहे थे। तो शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दूसरा वो ये चाहती हैं कि जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो बड़ी बातें उन्होंने कही है। अमेरिका का हाथ होने के आरोपों पर अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने भी यह जवाब दिया है और कहा है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। तो अमेरिका ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण दिया है और ये जो सारे आरोप लग रहे थे कि अमेरिका ने यह सब कुछ करवाया है, इस पर अमेरिका ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके प्रवक्ता ने, सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा, आप सुनिए। अमेरिका खुद पर लग रहे सभी आरोपों को गलत बता रहा है, निराधार बता रहा है, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं कि जब बांग्लादेश में सब कुछ अचानक और बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से हुआ तो वहां की सेना को अंतरिम सरकार बनाने के लिए सिर्फ 24 घंटे में ही मोहम्मद यूनुस के रूप में एक ऐसा नेता कैसे मिल गया जो अमेरिका के बहुत करीब माना जाता है। 5 अगस्त को जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि बांग्लादेश की सेना ने तख्ता पलट करके शेख हसीना की सरकार को देश से बेदखल कर दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यह तख्ता पलट सेना ने किया था तो फिर सेना ने 24 घंटे के अंदर ही बांग्लादेश की सत्ता को अपने हाथ में न रखकर वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार क्यों बनवा दी। सेना के पास एक शानदार मौका था, वो चाहती तो वर्षों तक बांग्लादेश पर ऐसे ही राज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में एक अंतरिम सरकार बनवा दी। सच्चाई यह है कि यह सैन्य तख्ता पलट शायद था ही नहीं, बल्कि यह एक सत्ता परिवर्तन था जिसे सेना और छात्रों के उग्र आंदोलन के जरिए अंजाम दिया गया। जिस तरह शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के सिर्फ 80 घंटों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हो गया और मोहम्मद यूनुस को इसका प्रमुख बना दिया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि इस सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट शायद पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है जो इन पूरे हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी कि कब शेख हसीना को देश से बाहर भगा दिया जाएगा और फिर कैसे नए नेता को चुना जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा। सब कुछ पहले से शायद तय था और मोहम्मद यूनुस को भी शायद यह पहले से बता दिया गया था कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्हें ही करना होगा। फिलहाल मोहम्मद यूनुस के बारे में दुनिया वही बातें जानती हैं जो पश्चिमी मीडिया बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद यूनुस गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के बैंकर हैं, सोशल वर्कर हैं और एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये सारी बातें सही भी हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की कहानी का एक और पहलू है जिसे शायद दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अभी देखा ही नहीं। क्या आप जानते हैं, मोहम्मद यूनुस के उस अमेरिका से काफी अच्छे संबंध हैं जो अमेरिका बांग्लादेश में लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर शेख हसीना की सरकार की आलोचना करता रहा है।
मोहम्मद यूनुस अमेरिका के बहुत करीब हैं। कैसे? अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन जब बराक ओबामा की सरकार में वर्ष 2009 से 2013 के बीच विदेश मंत्री थीं, उस समय मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका काफी मेहरबान हुआ करता था। उस समय अमेरिका की एक संस्था पर यह आरोप लगा था कि उसने मोहम्मद यूनुस को उनके ग्रामीण बैंक के लिए भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 108 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन के क्लिंटन फाउंडेशन में एक बार नहीं बल्कि कई बार डोनेशन दिया है और उस समय हिलरी क्लिंटन मोहम्मद यूनुस की लगातार मदद कर रही थी और वर्ष 2012 में उन्होंने ढाका में मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी की थी। यह वही समय था जब अमेरिका मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना के खिलाफ न सिर्फ मजबूत कर रहा था, उन्हें तैयार कर रहा था, बल्कि उन्हें अपने देश के सबसे बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित कर रहा था। वर्ष 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। इसके अगले ही साल 2010 में उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया और जब बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस को इतने बड़े बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जा रहे थे, तब उसी समय बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे। यानी अपने देश में वो विवादों में थे, अपने देश में उन पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अमेरिका उन पर लगातार पुरस्कारों की वर्षा कर रहा था। वैसे भी आपने एक बात नोट की होगी, अमेरिका खास तौर पर उन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान देता है जो अपने देश की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग अपने देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपनी ही सरकारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपने ही देश में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों में आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को अमेरिका बहुत पसंद करता है, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे किसी भी देश के लोग हों। ये सारे लोग जो अपने देश में अशांति पैदा कर सकते हैं या अपने ही देश में अपनी सरकारों या व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, विद्रोह करने की धमकियां देते हैं, ऐसे तमाम लोगों को पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका पुरस्कार देते हैं। ऐसे ही लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का एक ऐसा बैंकर बताया गया जो गरीबों का खून चूस रहा था, जिसने गलत तरीके से गरीबों को ऊंची ब्याज दरों पर अपने बैंक के जरिए लोन बांटे थे, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए एक बैंक शुरू किया था। ऐसे आरोप उन पर लग रहे। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का इतना ज्यादा समर्थन हासिल था कि जब वर्ष 2011 में शेख हसीना की सरकार ने उन्हें ग्रामीण बैंक में उनके पद से हटा दिया, तो उस समय हिलरी क्लिंटन ने खास तौर पर शेख हसीना को फोन करके इसका विरोध किया था। इसके अलावा इसी साल जब श्रम कानूनों को तोड़ने के एक मामले में बांग्लादेश की अदालत ने मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, तब अमेरिका के 12 सेनेटर्स ने इस मुद्दे को उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र को इस पर चिट्ठी लिखी थी और दुनिया के 40 वर्ल्ड लीडर्स और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भी शेख हसीना को चिट्ठी लिखकर मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस को हमेशा से ही अमेरिका का और पश्चिमी देशों का खुलकर समर्थन मिलता रहा है और शायद अंतरिम सरकार में उनका प्रमुख बनना भी हो सकता है कि अमेरिका ने ही तय किया हो। हालांकि अमेरिका इसका खंडन कर रहा है और मोहम्मद यूनुस भी इसका खंडन ही करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो आपको बताया, मोहम्मद यूनुस पर जो अलग अलग तरह के आरोप लग रहे थे, उन पर जो मामले चल रहे थे, उनके बारे में हमने आपको बताया और अमेरिका और पश्चिमी देशों की उनके बारे में बिल्कुल उलट राय थी, ये भी आप समझ गए होंगे। अमेरिका पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश का छात्र आंदोलन ढाका के जिस ब्राक विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, ऐसे आरोप हैं कि उस विश्वविद्यालय को पिछले कुछ समय में 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली थी और अमेरिका की प्रमुख संस्थाओं में से एक यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इसी विश्वविद्यालय को काफी बड़ी संख्या में डोनेशन दी। और सोचिए, ढाका के जिस विश्वविद्यालय में अमेरिका से पैसा आ रहा था, वहीं से छात्रों का यह उग्र आंदोलन शुरू हुआ। ये बड़ी दिलचस्प बात है और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग भी सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने की थी और ये संयोग यहीं खत्म नहीं होते, और भी कई संयोग हैं। जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, तब इसमें लगभग सभी
27 बड़े मंत्रालय मोहम्मद यूनुस ने अपने पास रखे और इस सरकार में अब सब कुछ उनके हाथ में है। 27 बड़े मंत्रालय उन्होंने लिए हैं। सोचिए ये कौन सा मजबूत लोकतंत्र है जिसमें लगभग सभी बड़े मंत्रालय सिर्फ एक नेता के पास रहते हैं और वो नेता भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। एक और बात यहां पर विरोधाभास ये भी है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में 81 वर्ष के जो बाइडेन को अपनी ज्यादा उम्र के कारण राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हटना पड़ा, ऐसे में बांग्लादेश में 84 वर्ष के मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है और अमेरिका खुद इसका समर्थन पीछे से इनडायरेक्टली कर रहा है। तो यहां बड़ी बात यह है, आपको उम्र पता होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस की उम्र है 84 वर्ष और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल कुछ महीनों का नहीं बल्कि 3 वर्षों का हो सकता है और 3 वर्षों तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बने रह सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को जिन्हें यह लग रहा है कि शायद बांग्लादेश में कुछ ही महीनों में चुनाव हो जाएगा और मोहम्मद यूनुस तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, उनका काम बस ये है कि कुछ महीनों तक वो सरकार संभाले रहें, प्रशासन को संभाले रहें और फिर बांग्लादेश की जनता अपना नया नेता चुन लेगी। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बांग्लादेश में कई नेता ऐसे थे जो इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते थे, उनके पास पूरी क्षमता थी और इनमें खालिदा जिया की पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान का भी नाम है। लेकिन उन्हें यह जिम्मेदारी देने की बजाय मोहम्मद यूनुस को, 84 वर्ष के मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाकर बांग्लादेश के 27 बड़े मंत्रालय सौंपे गए, जिन्हें सरकार चलाने का यानी मोहम्मद यूनुस को सरकार चलाने का अब तक कोई अनुभव नहीं था। 2-3 बातें बड़ी दिलचस्प हैं। मोहम्मद यूनुस को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं। दूसरी बात, वो ज्यादातर समय बांग्लादेश के बाहर ही रहते हैं। तीसरी बात, उनकी उम्र 84 वर्ष है, फिर भी उन्हें चुना गया लेकिन तारिक रहमान को नहीं चुना गया। भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में एक सैंड आर्ट बनाया है। अपनी आर्ट के जरिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है और अपील की है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा रुकनी चाहिए और इसमें उन्होंने बांग्लादेश के जले हुए मंदिर अपनी आर्ट में दिखाए हैं और मोहम्मद यूनुस को भी उन्होंने इसमें दर्शाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन तो नहीं हुआ, ना ही भारत के लोग, भारत के हिंदू सड़कों पर उतरे, ना ही उन्होंने किसी पर कोई दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन कई बार जो बात हजारों लाखों की भीड़ नहीं कह पाती वो कला कह देती है और कला के जरिए भी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं।